हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है यानी आयरन होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो हमें बताना है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो देखिए, इसमें आयरन होता है, ये भी सही है, ठीक है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी आपका सही होगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 1, 2 और 3 इसमें तीनों ही सही हैं। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है, जो कि ब्लड में पाया जाता है, लाल रंग का पदार्थ होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो होता है प्रोटीन वर्णक होता है, जो कि जैसे हीम यानी कि आयरन, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन होती है जिसमें लोहे की मात्रा यानी आयरन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यह ऑक्सीजन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ये फंक्शन है। और हीमोग्लोबिन क्या है ये आपने समझ लिया। जबकि जो रोगों के प्रति प्रतिरक्षा के जिम्मेदार होते हैं वो क्या होते हैं? WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? रोगों के प्रति प्रतिरक्षा हेतु जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुछ प्रोटीन दिए हुए हैं, उनके प्रकार दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा मैच नहीं है। एल्ब्यूमिन सरल प्रोटीन, फास्फोलिपिड संयुग्मी प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन व्युत्पन्न प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, एल्ब्यूमिन क्या है? सिंपल प्रोटीन होती है, ये आपका सही है। दूसरा है फॉस्फोप्रोटीन, ये क्या है? संयुग्मी प्रोटीन है, ये भी आपका सही है। ग्लोब्यूलिन क्या है? तो ग्लोब्यूलिन जो है ये व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन ये भी आपकी संयुग्म प्रोटीन है। तो इसमें आपका जो गलत है, तो इसमें नहीं पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं जो आपके सरल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोब्यूलिन आता है, ग्लूटेलिन आता है, प्रोलमीन्स, एल्ब्यूमिनाइड्स, प्रोटोमीन्स और हिस्टोन्स, ये सब क्या है? ये आपके सरल प्रोटीन होती हैं। वहीं यदि संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो इसमें आते हैं संयुग्मी यानी संयुक्त प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन आता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन क्या है आपका? ये भी आपकी संयुग्मी प्रोटीन यानी संयुक्त प्रोटीन होती है। लाइकोप्रोटीन, लैसिथोप्रोटीन, ये सभी क्या है? तो ये सभी संयुग्मी प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। वहीं व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो इसमें पेप्टोन, प्रोटियोज और पेप्टाइड ये सभी आते हैं, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा था? ऑप्शन सी इसमें आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक होते हैं। तो जो कि कैल्शियम के शोषण या अवशोषण में बाधा डालते हैं, उनको आपको बताना है कौन कौन से हैं। ऑप्शन में है ऑक्जेलिक अम्ल, प्रोटीन, कैफीन, फाइटिक अम्ल और लैक्टोज। तो यदि यहाँ पर बात करें कैल्शियम के अवशोषण की, तो इसमें कौन कौन से बाधक कारक होते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है, ठीक है, कैफीन हो गया और फाइटिक अम्ल, ये तीनों ही क्या करते हैं? कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन से इसमें सहायक होते हैं कैल्शियम के शोषण में और कौन से बाधक तत्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। सहायक कौन से हैं इसमें? प्रोटीन हो गया, विटामिन डी हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब तीनों क्या है? कैल्शियम के शोषण में सहायक होते हैं। वहीं यदि बाधक तत्वों की बात करें तो फाइटिक अम्ल, वसीय अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और कैफीन, ये सब क्या है? तो ये बाधा उत्पन्न करते हैं कैल्शियम के शोषण में। नेक्स्ट है, लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विटामिन सी, जिंक, आयोडीन या वसा। तो लोहे यानी आयरन के अवशोषण में
किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या यदि हम देखें तो विटामिन सी क्या है, इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं विटामिन सी के? कोलेजन का निर्माण करना। विटामिन सी लोहे लवण के शोषण में हेल्प करता है, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए हेल्पफुल है और अस्थियों के निर्माण में और कोशिकाओं के ऑक्सीकरण में ये मदद करता है। कौन? विटामिन सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट है, प्रसार शब्द किस भाषा से लिया गया है? एक्सटेंशन शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन है लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, रोमन भाषा या जर्मन भाषा। तो एक्सटेंशन शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है? एक्सटेंशन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो इसको हम व्याख्या में यदि देखें, एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खींचना अथवा फैलाना। इस टाइप के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी कोई आप टॉपिक पढ़ें वो अच्छे से उसको पढ़ें। चाहे एक टॉपिक को आप 10 बार पढ़ें या 10 टॉपिक को एक बार पढ़ें, इससे अच्छा है एक टॉपिक को आप 10 बार पढ़ें। ठीक है, कि और अच्छे से उसको देखें, तभी आपके क्वेश्चन जो है वो सही जाएंगे। नेक्स्ट है, आपतानी वस्त्र का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन बिहार से, अरुणाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से या कर्नाटक से। आपतानी वस्त्र बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। यूजीसी नेट में अक्सर ऐसे नए नए क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आपको बताना है आपतानी वस्त्र का संबंध किस राज्य से है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से इस राज्य का संबंध है। आपतानी वस्त्र जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, आपतानी कपड़ा उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत की मांग यानी जीआई टैग की मांग की गई है। इसके जो डिजाइन होते हैं आपतानी वस्त्र के, वो ज्यामितीय और जिगजैग पैटर्न वाले तथा कोणीय डिजाइन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपतानी वस्त्र का संबंध कहाँ से है, तो आपको बताना अरुणाचल प्रदेश से है और आपतानी जनजाति द्वारा इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ पर होता है? जितने भी पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो इनका जो अतिरिक्त या अधिकांश पोषण जो होता है, अवशोषण जो होता है, वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन है मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो देखिए जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, इनका जो अधिकांश अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो अवशोषण है या इसका जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो मुंह से होता है, माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन का और प्रोटीन और फैट का, तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो स्टमक से शुरू होता है। ठीक है, वहाँ पर भी मतलब थोड़ी ही मात्रा में वहाँ पर इसका पाचन होता है। जो अधिकांश अवशोषण या पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, जितने भी पोषक तत्व हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है कितने साल के बच्चों में ये पाई जाती है मैरास्मस? ऑप्शन है 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। तो जो मैरास्मस है ये देखा जाता है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप देखा करें। टॉपिक में सिर्फ ऐसा नहीं पूछेगा कि मैरास्मस या क्वाशियोर्कर किसकी कमी से होता है, आपको देखना है कि इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कितने साल तक के बच्चे को होता है, तो इन सभी को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम व्याख्या में यदि देखें तो मैरास्मस शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसका तात्पर्य होता है व्यर्थ करना। और ये कब होता है मैरास्मस? तो ये 6 महीने के पश्चात और 1 साल से कम वर्ष के बच्चों में मैरास्मस देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से ये होता है। मैरास्मस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। इसके लक्षण की यदि बात की जाए तो इसमें बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है, उसकी उम्र के अनुसार शारीरिक भार में कमी हो जाती है, भूख पेट से पिचक जाता है, मांसपेशियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा पर वसा की मात्रा घट जाती है और त्वचा जो है सूखी, खुरदरी व चकत्तेदार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्राव होता है? ऑप्शन कार्बोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि मसालों का हम अधिक प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका स्राव ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है,
सूची 1 में दिए गए कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उनको सूची 2 में दिए गए उनके रंग द्रव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड कुछ खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, और दूसरी साइड उनके कुछ रंग द्रव्य या पिगमेंट हैं, तो उनको आपको मैच करना है। तो देखिए, यदि यहाँ पर दिए हैं मांस, टमाटर, बैंगन, सलजम, मक्का, तो इनको हमें मैच करना है। तो देखिए, मांस में कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा रंग द्रव्य होता है, तो इसमें मायोग्लोबिन इसमें होता है, ठीक है। टमाटर की यदि बात करें, इसमें कौन सा होता है, लाइकोपिन होता है। बैंगन में कौन सा होता है, तो बैंगन में होता है एंथोसाइनिन, ठीक है। सलजम की यदि बात की जाए तो इसमें कौन सा होता है, एंथोजेंथिन होता है। वहीं मक्का की बात की जाए तो इसमें जेंथोफिल होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें ऑप्शन। ए का 4, बी का 6, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ पिगमेंट्स देख लेते हैं। अभी मैंने ये आपको कराया नहीं है। जो रंग द्रव्य या पिगमेंट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो इसको मैं अलग से आपको कराऊंगी, उसमें हम सारा क्लियर एक देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो क्लोरोफिल है, पिगमेंट या रंग द्रव्य है, तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है, कैरोटीन गाजर में, लाइकोपिन टमाटर में होता है, ज़ैंथोफिल किस में होता है, ये फलों तथा अंडे के पीले भाग में होता है, और जैसे मक्का वगैरह हो गए इसमें पाया जाता है। एंथोसाइनिन जो बैंगनी रंग की सब्जियां फल होते हैं उनमें होता है। बेटालिन ये चुकंदर में होता है। एंथोजेंथिन ये किस में होता है, तो ये आलू, मूली और सलजम में ये पाया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट है ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या सब्जियों में। तो ब्यूट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 में दिए गए श्रेणी या कैटेगरी उम्र को सूची 2 में दिए गए उनके ऊर्जा के आरडीए से मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी वर्ग दिए हुए हैं, उनको कितनी जो आरडीए के अकॉर्डिंग उन्हें कितनी कैलोरी दी जानी चाहिए प्रतिदिन, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मध्यम क्रियाशील वर्ग की जो गर्भवती महिला है, मध्यम क्रियाशील यानी कि जो मध्यम क्रियाशील का यहाँ पर हो गया, जो कि मीडियम यानी मिडिल वाली या मॉडरेट हो गई, ठीक है। मॉडरेट एज ग्रुप जो है उसकी महिला है और वो प्रेग्नेंट है, उसको कितनी कैलोरी देनी है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो मॉडरेट है, मॉडरेट कैटेगरी में आती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे हम कितनी कैलोरी देंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा 2480 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं 2130 हम उसे देते हैं और प्लस 350 अगर वो प्रेग्नेंट है उसमें कितनी कर देते हैं, प्लस 350 उसमें हम कर देते हैं, ठीक है। 2 वर्षीय बच्चा है तो उसे कितनी देंगे, तो ये आपका 5 यानी कि 1010 कैलोरी प्रतिदिन उसे लेनी चाहिए, ठीक है। कम क्रियाशील वर्ग के जो लैक्टेशन वुमेन है, कम क्रियाशील यानी कि जो सेडेंट्री है, सेडेंट्री वर्ग की है, महिला है, लैक्टेशन है, उसे कितनी कैलोरी प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है, तो कितनी होती है 2260 उसे होती है। क्यों होती है, क्योंकि कम क्रियाशील है तो हम कम क्रियाशील महिला को हम 1660 कैलोरी देते हैं, उसमें प्लस हमने यहाँ पर 600 किया है, ठीक है। अधिक क्रियाशील पुरुष वर्ग यानी जो हैवी कैटेगरी में आते हैं और पुरुष है उसको हम कितनी देते हैं, तो 3470 दी जाती है, ठीक है। 16 वर्ष की लड़की है उसे 2500 कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है आरडीए 2020 के अनुसार। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन 20 का सही होगा, ठीक है। इसको हम एक बार व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए आरडीए आप जरूर पढ़ के जाइएगा, कोई सा भी एग्जाम हो होम साइंस का, आरडीए 2020 मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो वुमेन है सेडेंट्री वर्कर है तो 1660 उसे प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है, मॉडरेट को 2130, हैवी कैटेगरी से है वो 2720 और जो प्रेग्नेंट है उसमें हम प्लस 350 कर देते हैं। लैक्टेशन है जिसका बेबी 6 मंथ तक का है उसे प्लस 600 और जिसका बेबी 6 से 12 मंथ का है उसे प्लस 520, ठीक है।
वहीं मैन की यदि बात करें 3470, और चिल्ड्रंस जो कि 1 से 3 साल तक के हैं उन्हें 1010, और जो गर्ल्स हैं 16 से 18 की एज की उन्हें 2500 कैलोरी प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है RDA 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। प्रसार शिक्षा क्या है? पहले से निर्धारित वह शिक्षित पाठ्यक्रम है, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं होती है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है, विषय विशेषज्ञता इसमें चाहिए होती है। तो देखिए यदि प्रसार शिक्षा की बात की जाए तो ये क्या होती है? सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है, पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा जो कि हम कॉलेज स्कूल वगैरह में लेते हैं वो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है, वहाँ पहले से निर्धारित निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जबकि प्रसार शिक्षा में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा है। सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए आप प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आप कोई गृहिणी हैं और आप स्वच्छता से संबंधित प्रसार शिक्षा का कोई वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और आपको स्वच्छता संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको उसका विशेषज्ञ है तो ही आपको वो समझ आएंगी, तो ही आप स्वच्छता से संबंधित जो तरीके हैं उनको अपना सकते हैं। तो इसमें विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है यूनिसेफ कार्य करती है। तो यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है? वयस्क और महिलाओं के लिए, बच्चों और वृद्धों के लिए, महिलाओं और मरीजों के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। तो यूनिसेफ जो है ये बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म अक्सर आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। यदि आपसे कभी स्थापना पूछ ले तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। वन लाइनर क्वेश्चन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म हो गई, स्थापना हो गई, या मुख्यालय कहाँ है इसका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध से जो बच्चे और महिलाएं प्रभावित हुए थे उनको तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, पित्ताशय में। तो कहाँ पर विटामिन ए संचित रहता है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, यकृत में। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं तो व्याख्या मैंने उनकी दी है जहाँ पर जरूरी लगता है कि हाँ शायद व्याख्या होनी चाहिए, तो वहाँ पर मैंने उनको व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन को बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है। तो व्यक्तित्व, ईमानदारी, पहल या विश्वास वर्सेस अविश्वास। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही होगा। जो एरिक्सन हैं उन्होंने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में मनोविकास की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। जो ये 8 अवस्थाएं हैं, तो ये जो भी प्रत्येक अवस्था में जो भी उत्पन्न और विकसित होने वाले मानसिक विशेषताएं हैं वो संकेत उनके क्या किए गए हैं उसको बताया गया है। जो उस अवस्था में होने वाली कुछ सामाजिक अनुभूतियां जिसके कारण उत्पन्न होती हैं, तो उन संकेतों मानसिक विशेषताओं को बताया गया है इसमें। तो इसमें हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो ये 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने बताई हैं, किसके अंतर्गत? मनोसामाजिक विकास अवस्थाओं के अंतर्गत। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया एरिक्सन ने, ठीक है। इसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं कि 2 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो होता है उसमें ट्रस्ट वर्सेस अविश्वास की अवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अवस्थाएं हैं, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको सबको ही आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। पहली अवस्था में क्या बताया या पहली अवस्था जो है वो कितने वर्ष तक की है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। दूसरी है 3 से 4 वर्ष की अवस्था जो कि स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था जो कि आत्मबल और अपराध भाव की है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो कि परिश्रम और हीनता से संबंधित है। 13 से 18 वर्ष की पहचान और भूमिका द्वंद्व। 19 से 35 वर्ष की अवस्था घनिष्ठता और अलगाव की होती है। 36 से 55 वर्ष की सृजनात्मक और निष्क्रियता।
55 से ऊपर की ईमानदारी और निराशा की होती है। तो इन 8 अवस्थाओं को आप देख लीजिएगा, इनके एज देख लीजिएगा, कब से कब तक की अवस्था में क्या बताया गया है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन के जनक हैं। ऑप्शन पेस्टोलॉजी, रूसो, लॉक या फ्रोबेल। तो इसमें फ्रोबेल आपका सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है डीपीटी को विस्तारित कीजिए। तो यहाँ पे डीपीटी को आपको बताना है डीपीटी, ठीक है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया निमोनिया टिटनेस, डायरियल पर्ट्यूसिस टेटनेस या डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टॉक्सॉइड। तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हम ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो टीका होता है डीपीटी का, ये 3 बीमारियों के लिए होता है। एक डिप्थीरिया के लिए, एक कुकर खांसी के लिए और तीसरा टिटनेस के लिए। डीपीटी का जो टीका है, डीपीटी का टीका जिसे हम ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं, क्योंकि ये 3 बीमारियों के लिए जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनकी रक्षा करता है। यह टीका 3 बार लगाया जाता है। प्रथम डोज जो है ये कब दी जाती है, 6 महीने तक ये दी जाती है और दूसरी डोज 10वें हफ्ते में दी जाती है, 6वें हफ्ते में और 10वें हफ्ते में, ठीक है। थर्ड डोज जो है ये 14वें हफ्ते में दी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीपीटी की जो फर्स्ट डोज है वो कौन से वीक में लगवाई जाती है शिशु को। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं। तो पोलियो की जो दवा है इसके कौन आविष्कारक हैं, जॉन सॉल्क, LBE7, ठीक है, जॉन बाक्समा, इनमें से कोई नहीं। तो जॉन सॉल्क जो है ये पोलियो के आविष्कारक इन्हें कहा गया है, या पोलियो के जनक, पोलियो दवा के जनक इन्हें कहा जाता है। पोलियो है क्या, तो पोलियो क्या है, ये अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग होता है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ज्यादातर यह 5 वर्ष से कम बच्चों के उम्र के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है, उन्हें प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जो पोलियो की दवा है वो 5 वर्ष से कम बच्चों को पिलाई जाती है। इसीलिए पिलाई जाती है क्योंकि ये 5 वर्ष से कम बच्चों को ये अधिक प्रभावित करता है। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में 1952 में जॉन सॉल्क द्वारा पोलियो दवा का आविष्कार किया गया था। पोलियो दिवस की यदि बात की जाए कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस हैं उनको मैं करा दूंगी आपको अलग से, क्योंकि यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर में बनने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन दिवस पूछ लिए जाते हैं, होम साइंस में भी आपके पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया था। ये जितने भी होते हैं, डायबिटीज दिवस हो गया, टीबी दिवस हो गया, इन सभी को मैं एक वीडियो में आपको करा दूंगी। इनकी थीम ये कब कब आते हैं उनको करा देंगे, ठीक है। अब ये जो पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया भारत को, तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित मान लिया गया था। नेक्स्ट है मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है। तो मोयरिंग क्या है, एक परिसज्जा है। ये किस प्रकार की है आपको बताना है। यांत्रिक परिसज्जा है, स्थायी है, रासायनिक परिसज्जा है या फ्लेम रिटॉर्डेंट परिसज्जा है। तो मोयरिंग क्या है, यांत्रिक परिसज्जा होती है। इसको व्याख्या में हम देखें तो मोयरिंग का अर्थ होता है आकर्षक चमकदार लहर वाली डिजाइन बनाना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोयरिंग क्या है, तो लहरदार वाली डिजाइन इससे बनती है। और ये क्या है, यांत्रिक परिसज्जा है जो कि रोलर्स के द्वारा वस्त्र की सतह पर नक्काशी या प्रेसिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ 20 MCQ देखे। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अपने और भी फ्रेंड्स को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।